क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बीपीएससी प्राइमरी टीचर क्लास 1 to 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक मैथ पूछा गया था। इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 104 नंबर क्वेश्चन तक जीके जीएस पूछे गए थे। जीके जीएस के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 104 तक के 105 से लेकर 120 तक क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट, आपको पीडीएफ वहां से प्राप्त हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत विभव को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत विभव को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। विद्युत विभव को वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को आवेश के मान Q के अनुपात को बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। अर्थात कार्य और आवेश के मान को क्या कहा जाएगा? तो विद्युत विभव कहा जाएगा। विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र जो है सदिश राशि है। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा रहती है उसे क्या कहा जाता है? सदिश राशि कहा जाता है। जैसे विस्थापन, त्वरण क्या है? सदिश राशियां हैं। फ्रेंड्स, शॉर्ट्स वीडियो के रूप में इसका एक ट्रिक अपलोड किया गया है, आप उसे जरूर जाकर देखें। अदिश राशि और सदिश राशि का चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है और एक टेस्ला एक वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो एक व्यक्ति जो है खड़े होने की स्थिति में पृथ्वी पर अधिक भार को ढकेल सकता है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। एक व्यक्ति जो है खड़े होने की स्थिति में पृथ्वी पर अधिक वजन दबा सकता है। पृथ्वी पर डाला गया दबाव बल वजन आरक्षित किए गए क्षेत्रफल के अनुपात की स्थिति में जब सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो भार अधिक होगा, जबकि लेटने और बैठने की स्थिति में क्षेत्रफल अधिक होता है और व्यक्ति का भार समान रूप से वितरित हो जाता है और पृथ्वी पर भार कम लगता है। फॉर्मूला होता है दाब का फोर्स बाई एरिया, इसका फॉर्मूला होता है। P का मतलब होता है दाब, F मतलब होता है बल होता है, A माने क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश जो है प्रिज्म पर वो बैंगनी रंग है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। बैंगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक आपतित होता है। इसका कारण निम्नलिखित है। बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होता है, आवृत्ति अधिक होता है, जबकि इसकी गति प्रिज्म में न्यूनतम होती है। बैंगनी रंग प्रकाश की गति जो है न्यूनतम प्रिज्म के कोणीय किनारे को प्रकाश को प्रिज्म से बाहर निकालने पर और भी अधिक मोड़ने का कारण बनते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के प्रवेश करने पर इसके संचरण या दिशा मार्ग में विचलन उत्पन्न होता है। इसे प्रकाश का क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। एक माध्यम होता है जिससे प्रकाश क्या होती है? अविलंब से दूर हटती है। एक और माध्यम लेते हैं जिसमें प्रकाश जो अविलंब की ओर जाती है। जब अविलंब से दूर हटती है तो प्रकाश जो है संघनन से विरल माध्यम में जाती है और जब वो अविलंब की ओर मुड़ती है तो वो विरल से संघनन की ओर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा? तो मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो इसे गिरेगी।
जब मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल का जो सतह है वो क्या होगा, गिरेगा। इसी तरह देख लेते हैं, यद्यपि पानी और मिट्टी का तेल अमिश्रणीय प्रकृति के पदार्थ है, फिर भी बर्फ के टुकड़े ठोस अवस्था में को मिट्टी के तेल में डालने पर बर्फ के अपने आकार के 3/4 भाग के बराबर तेल को विस्थापित करता है, जिससे पहले तो तेल की ऊपरी सतह उठती है, परंतु बर्फ के पिघलने और पानी बनाने पर पानी ऊपरी सतह को आदर्शित करते हैं। अमिश्रणीय प्रकृति के कारण तथा तेल की सतह का स्तर गिरकर अपनी प्रारंभिक सतह को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका पीएच मान 7 से अधिक है? पूछा जा रहा है कि किसका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो रक्त प्लाज्मा का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। रक्त प्लाज्मा का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। पानी में घुलनशील पदार्थों की अम्लता या क्षारीयता को मापने के लिए पीएच मान कहलाता है। पीएच मान जो होता है 0 से लेकर 14 तक निर्धारित किया गया। पीएच मान 7 वाले पदार्थों को उदासीन पदार्थ कहा जाता है और 7 से ऊपर वाले को क्षारीय पदार्थ कहा जाता है। 7 से कम पदार्थ वाले को अम्लीय प्रकृति होती है। प्लाज्मा रक्त का आजीवित तरल भाग होता है। यह रक्त का लगभग 60% भाग होता है। प्लाज्मा भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। तो एक मानव नेत्र लेंस की नाभिक दूरी 2 सेंटीमीटर होता है। 2 सेंटीमीटर एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होता है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होता है। आपतित समानांतर के कारण फोकस पर वस्तु की छवि बनाई जाती है। इसी छवि के रेटिना पर बनने के लिए फोकल लंबाई 2 सेंटीमीटर के लगभग होनी आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण जो होता है सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से बनता है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। सूक्ष्म बुझे हुए चूने CaOH2 से क्लोरीन गैस Cl2 की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्राप्त होता है। CaOH2 प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2O। यह प्रतिक्रिया कमरे के तापमान पर होती है, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माता पिता से संतति मूल लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहा जाता है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। माता पिता से उनके संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। वे लक्षण जो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं तथा इससे संबंधित विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिक कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में पहली जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। इन्हें आनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान में रखने वाली बात है। तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान में रखने वाली बात, एम मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में रखते हैं। आप इस तरह से रख सकते हैं। एस लगते हैं, ए से एम मीटर, एस से सीरीज में, भी से वोल्ट मीटर और एस से समानांतर में। इस तरह से आप याद कर सकते हैं किसी भी तरीका से। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित ओम के नियम में इसके सत्यापन के लिए एम मीटर को श्रेणी क्रम में, आप ए एस याद रखिए और दूसरा आपको ऑप्शन में खुद मिल जाएगा। जब एम मीटर जो श्रेणी क्रम में है तो वोल्ट मीटर क्या होगा, समानांतर क्रम में। इसीलिए आप ए एस याद रखिए एक ट्रिक के माध्यम से। ओम के नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है।
V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आई, V माने होता है वोल्ट, I माने होता है करंट होता है, और V इक्वल टू आर आई, R माने होता है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे के बुरांदे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लोहे के बुरांदे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। विशेष अध्ययन देखते हैं। लोहे के बुरादे के में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड का उत्पादन होता है। Fe प्लस HCl बनता है FeCl2 आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। धातु और अम्ल की प्रतिक्रिया कराने पर नमक, आयरन क्लोराइड और गैस H2 निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि जो है वनरोपण है। विशेष अध्ययन देखते हैं। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए तथा इसके तहत जल प्रवाह से होने वाले जन धन की क्षति से बचाव के लिए वन रोपण जो है सर्वोत्तम विधि है। पेड़ों की जड़ों मिट्टी को मजबूती से पकड़ती है तथा पेड़ों की सर्वाधिक संख्या घनी झाड़ियां अथवा वन मलबे प्रवाहित जल के लिए अवरोध उत्पन्न करती है तथा इसके लिए भंडारण उपलब्ध कराती है। इस कारण अपवाह की मात्रा कम हो जाती है, बहाव में कमी आती है और इस प्रकार बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। नदी जल वाहिकाओं में इसकी क्षमता से अधिक जल बहाव का होना जिससे आसपास के अधिवासों, फसलों और जन सामान्य की क्षति होती है और बाढ़ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाया जाता है? तो जिंक की परत जो होता है इसलिए चढ़ाया जाता है, टीन की तुलना में जिंक जो होता है अधिक प्रतिक्रियाशील है, जिसके कारण टीन की परत को चढ़ाया जाता है। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। खाने के डिब्बे में टीन के बजाय जिंक के बजाय टीन चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि अधिक प्रतिक्रियाशील है जिंक, जिसके कारण जिंक के बजाय टीन को चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय द्वारा जो है वो डिम्ब का निर्माण किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है और एस्ट्रोजन का स्राव करता है। इस प्रकार उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही होगा। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। अंडाशय जो है महिलाओं में ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है जो महिला लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाशय के प्रमुख कार्य डिम्ब का निर्माण करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बनाना, फर्टिलाइजेशन के लिए ओवरीज का निर्माण करना आदि है। अंडाशय महिलाओं में मासिक धर्म चक्र, प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था में भी शामिल होते हैं। अंडाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं, सरफेस, कॉर्टेक्स और मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में भी टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है और अंगूर में भी कुछ पदार्थ दिए गए हैं और उसमें पाए जाने वाले अम्ल दिए गए हैं। जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो कोलीफॉर्म जो है वो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। विशेष अध्ययन देखते हैं। प्राणियों के पाचन नाल मुख्य रूप से आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया समूह को कोलीफॉर्म कहा जाता है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया समूह के जल में, मिट्टी में तथा पौधों पर भी पाए जाते हैं। यह हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो भारत की संसद के नए भवन के प्रभारीकार का नाम है पद्मश्री बिमल पटेल। विशेष अध्ययन देखते हैं। भारत की राजधानी में निर्माणाधीन सेंट्रल विस्टा के प्रमुख अंग संसद भवन की नई इमारत के प्रभारी पद्मश्री प्राप्तकर्ता बिमल पटेल है। बिमल पटेल को वर्ष 2019 में आर्किटेक्चर क्षेत्र में असाधारण काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारत के नए संसद भवन की आधारशिला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था। उन्होंने ही 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया। नए संसद भवन में 3 प्रवेश भवन, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। इसमें लोकसभा में 888 सीटें और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी के जितने भी एग्जाम हो गए बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल संविधान के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो 10 से 15% था। विषय अध्ययन देखते हैं, भारतीय संविधान के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाली भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत जो है 10 से 15% था। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ था। अस्थायी सदस्य बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है? तो ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा दिया गया है। विषय अध्ययन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य के ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग दर्जे में शामिल किया है। इस समुदाय को राज्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1995 के तहत ओबीसी का दर्जा प्रदान किया गया। सितंबर 2023 में झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से उद्देश्य के राज्य की पेंशन योजना में शामिल करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो इब्न बतूता जो है मोरक्को के थे। विषय अध्ययन देखते हैं। सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 ईस्वी में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या जज नियुक्त किया था। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, अब बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब वीडियो को लाइक जरूर कर दे जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल जो है जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है। विषय अध्ययन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल स्टे रेल पुल अंजी नदी पर बनाया गया है। यह पुल 725 मीटर लंबा, 331 मीटर ऊंचा है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज्ञात हो कि अंजनी नदी चेनाब नदी की सहायक नदी है। करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन जो स्टैटिक्स के रूप में है, जिसे मैं दोबारा रिवीजन कर दे रहा हूं, आप जरूर इसे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट। नेक्स्ट विषय अध्ययन देख लेते हैं। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर का निर्माण प्लांट जो है गुजरात राज्य के मोरबी जिले में स्थापित किया जाने वाला है। इसके स्थापना टाटा ग्रुप के द्वारा किया गया है और एक इजरायली कंपनी के साथ समझौता के द्वारा। सेमीकंडक्टर उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो पहले ज्ञात प्रयास के पीछे इरविन थे। विषय अध्ययन देख लेते हैं। गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्यवाही करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। इसमें रसोइया बत्तख मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी। यह बीपीएससी में पूछा गया
क्वेश्चन है कि गांधी जी की जान किनके द्वारा बचाया गया था, तो रसोइया बत्तख मियां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश ही गठित किया गया है जो I2U2 ग्रुप का सदस्य है, तो I2U2 ग्रुप का सदस्य जो है वो भारत है, इजराइल है, भारत है, इजराइल है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और UAE है। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन है डी बिल्कुल सही है, एक से अधिक है, भारत है, इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है और अमेरिका है। विशेष अध्ययन देख लेते हैं I2U2 ग्रुप जिसका गठन अक्टूबर 2021 में किया गया था, में सदस्य कौन कौन है, भारत है, इजराइल है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है। I2U2 को पहले वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो ICC ने 2023 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को क्या किया, गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच IFIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये जो है पपुआ न्यू गिनी में आयोजित किया गया था। करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो रोवन विल्सन जो है वो न्यूयॉर्क में पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाना देना चाहिए, तो ये यूएसए के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया था। 2023 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें जॉर्जिया गोस्पोनिदोवा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्विटर के नए कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो ट्विटर के नए कार्यकारी अधिकारी लिंडा यार्किनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है, तो महिला साक्षरता दर जो है बिहार का 51.5% है। 51.5% जो है बिहार की कुल महिला साक्षरता दर है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया। इस प्रकार ऑप्शन इसका ही बिल्कुल सही होगा। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य की कुल महिला साक्षरता दर 51.5% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। राज्य की कुल साक्षरता 61.80% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है केरल है 94%, उसके बाद लक्षद्वीप है 91, मिजोरम है 91, गोवा है 88.60%। भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14 तथा महिला साक्षरता दर जो है 65.46% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए, पद्मश्री से पूछे गए। आप जरूर करंट अफेयर्स में तैयार कर ले। पद्मश्री से बहुत सारे क्वेश्चन, सीईओ कौन है, फिर संस्थापक कौन है, बुकर पुरस्कार के बारे में ये सब जरूर जान ले आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे, तो मुंडा और संथाल जो है वो कदम पेड़ की पूजा करते थे। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट है, बीपीएससी क्लास 9 to 10 में पूछे गए क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन है। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली मुंडा और संथाल जनजाति के लोग कदम और महुआ वृक्षों की पूजा करते हैं। ज्ञात हो कि सरहुल त्योहार संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। फ्रेंड्स, चाहे आप 1 to 5 के हो या 9 to 10 के हो या 11 to 12 के हो, क्वेश्चन को फ्रेंड्स इधर से उधर किया गया है। आप जरूर जितने भी बीपीएससी टीचर की वैकेंसी में क्वेश्चन पूछे गए आप उसे जरूर रिवीजन करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन 9 से 10 वाला भी लिए गए, 11 12 से भी लिए गए और 1 से 5 के क्वेश्चन को भी 9 to 10 और 11 12 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, तो जायद के मौसम में खरबूज का किया जाता है, खीरा का और तरबूज का। इस प्रकार उपयुक्त में से एक से अधिक है।
इसी तरह हम देख लेते हैं, भारत में जायद के मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, जूट, तोरई, भिंडी आदि है। जायद की फसलें मार्च में बोई जाती है तथा जून तक काटा जाता है। भारत में खेती के तीन मौसम होते हैं, जैसे रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच मध्य काट लिया जाता है। इस मौसम की प्रमुख फसलें जो है गेहूं है, जौ है, मटर है, चना आदि है। सरम कर चना जौ आगे है, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई के मौसम में आगमन के साथ बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में शीत ऋतु के आगमन के साथ काटी जाती है। इस मौसम की प्रमुख फसलें जो है खरीफ फसल जो है चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो भूकंप के संबंध में पी तरंगे जो होती है अनुप्रस्थ तरंगे है, बिल्कुल सही है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाए गए भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन जो है भूकंप के बारे में सही है। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। भूकंप में तरंगों के धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थानों को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के भविष्यवाणी के अध्ययन में जानवरों का व्यवहार का अध्ययन एक कारगर उपाय है, जिसे स्थानीय लोगों, मुख्यतः जनजातियों व पहाड़ी वासियों द्वारा अपनाया जाता है। भूकंप के दौरान मुख्य रूप से 3 प्रकार के तरंगे प्राप्त होता है। प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य तरंग पी तरंगे कहा जाता है। ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। इस तरंगों की तुलना में पी तरंगे 66% से तीव्र होती है। द्वितीय अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, इन्हें एस तरंगे भी कहा जाता है, ये केवल ठोस माध्यम में ही विचरण करती है। धरातलीय तरंगे, इन्हें एल तरंगे भी कहा जाता है, ये सबसे अधिक प्रभावशील होती है और सबसे लंबा मार्ग तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर झील में के बारे में सत्य है? तो यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाता है। कौन? तो लेक सुपीरियर। इसी तरह देख लेते हैं। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भौगोलिक सीमा बनाता है। सुपीरियर झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ सुपीरियर सहित यूएसए की सीमा में संयुक्त रूप से जुड़ी हुई 5 झीलें पश्चिम से पूर्व क्रमशः सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हुरन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है। आकार और माप में समानता के कारण शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र के वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति 40 से 45% तक होता है। शुक्र और बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम सामान्य ग्रहों के विविध दिशा की और परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा वेनेजुएला है। अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक विस्तृत व द्वितीय सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत से निकलकर यह दक्षिण अमेरिकी देश पेरू, ब्राजील, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना और सुरिनाम से होकर प्रवाहित होती है हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल होता है, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल होता है। इस प्रकार ऑप्शन जो इसका ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी के वायुमंडल का पृथ्वी की सतहों से ऊपर के क्रम में पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके पश्चात घटते क्रम में ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन व हाइड्रोजन उपस्थित है। नेक्स्ट है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है? तो सही युग्म पूछा जा रहा है हमसे।
सही उद्गम कौन सा सही है? तो लदांग जो है मलेशिया, लदांग जो है झूम कृषि को या स्थानांतरित कृषि को लदांग कहा जाता है मलेशिया में। भारत में इसे झूम कृषि कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को भारत में क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को भारत में झूम कृषि कहा जाता है, जबकि मलेशिया में लदांग कहा जाता है। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। स्थानांतरणशील अवस्था अथवा झूम कृषि को मलेशिया और जावा में लदांग नाम से जाना जाता है। इसे श्रीलंका में चेन्ना, मैक्सिको में मिल्पा या कोनुलु कोमिलो, थाईलैंड में तमराई, म्यांमार में तुंगिया, कांगो में मासेनो आदि नामों से जाना जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि को निम्नलिखित नामों से बुलाया जाता है, जैसे बेवर या दहियार बुंदेलखंड में बोलते हैं, दीपा बस्तर जिला में, बत्रा जो है दक्षिण पूर्व राजस्थान में, पोंडू जो है आंध्र प्रदेश में, कुमारी केरल के पश्चिमी तट में बोला जाता है। नेक्स्ट है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा? तो 30 डिग्री पूरब में 2 बजे होंगे। कितना बजा होगा? 30 डिग्री पूरब में 2 बजा होगा। 1 डिग्री जब पृथ्वी क्या होता है अपने दिशा बदलती है, 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार 30 डिग्री में 4 से गुना करने पर 120 20 क्या है मिनट आएगा या 2 घंटा। इसे हम 2 घंटा भी कहते हैं। तो 2 घंटा जब 2 यहाँ बजता है, 30 डिग्री पूरब जाने पर 2 इसमें ऐड करेंगे तो कितना बजेगा? 2 बज जाएगा। 12 के बाद 1 बजेगा, उसके बाद 2 बजेगा। इस प्रकार ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। ग्रीनविच देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। यह पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती हुई लंदन के पास स्थित ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ग्रीनविच देशांतर से 1 डिग्री पूर्व बढ़ने पर 4 मिनट के समय में वृद्धि तथा 1 डिग्री पश्चिम बढ़ने पर समय में 4 मिनट की कमी होता है। जो अभी हमने बताया ये दिया गया यहाँ पर, इस तरह से गुना करके बताया गया है कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 4 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक जो है सिलिका और मैग्नीशियम है। किसी महासागर के ऊपरी परत ही महासागरीय भूपरपट्टी है। महासागरीय परपट्टी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम है। इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें कार्यान्तित चट्टानों का अभाव होता है। इसके विपरीत महाद्वीपीय भूपट्टी में लावा, राख, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कार्यान्तित चट्टाने की प्रधानता है। इस परपट्टी की मोटाई 30 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मछलिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो मछलिंग शब्द की व्याख्या जो है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना क्या कहलाता है? मल्चिंग कहलाता है। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। फसलों के बीच खाली पड़ी जमीन को खरपतवार, घासों अथवा पुआल जैसे जैविक पदार्थों से ढकने की प्रक्रिया को मल्चिंग कहा जाता है। जिसे पदार्थ से ढका जाता है उन्हें मल्च कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही उम्र कौन सा सही है? तो सुरमा घाटी असम में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। लुजेन क्षेत्र जो गुजरात में पाया जाता है, भी बिल्कुल सही है। केजी बेसिन जो होता है बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। इस प्रकार 1, 2, तीनों जो है सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक जो होगा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। भारत के प्रमुख पेट्रोलियम खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है सुरमा घाटी, डिगबोई, नहरकटिया, हुगरीजन, मोरौन क्षेत्र असम में है। लुजोन जो है कलेश्वर, औलियाद, ढोकला, मेहसाना, कलोल क्षेत्र जो है गुजरात में है। मंगला क्षेत्र राजस्थान में है। कृष्ण गोदावरी बेसिन जो है आंध्र प्रदेश में है, जो प्राकृतिक गैस का भारत में प्राप्त सबसे बड़ा भंडार है। केसी बेजिन में रावा तटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री जो है जगजीवन राम थे। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित भारत की अंतिम अस्थायी सरकार में जगजीवन राम को
श्रम मंत्री बनाया गया था, जबकि अरुणा असफली को रेलवे एवं परिवहन मंत्री, सी राजगोपालचारी को शिक्षा मंत्री। बहुत बार पूछा जा चुका है शिक्षा मंत्री कौन थे, तो सी राजगोपालचारी। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल के कार्यभार तथा सरदार पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण का दायित्व दिया गया था। लॉर्ड बेवेल को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रोरियन एक्ट, यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो मार्च में पारित किया गया था, 4 मार्च को पारित किया गया था, 4 मार्च 1918 को। मार्च ऑप्शन में नहीं दिया गया, इस प्रकार ऑप्शन इसका ही बिल्कुल सही होगा। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। इसी तरह गांधी जी द्वारा 1917 में किए गए प्रथम नील सत्याग्रह, नील आंदोलन के बाद 4 मार्च 1918 को यूरोपीय नील बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रियन एक्ट पारित किया गया। इसी कानून के तहत बिहार, उड़ीसा, बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, तो द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। इस प्रकार ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही दिया गया है। इसी तरह हम देख लेते हैं, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। इन्होंने 1920 से 1942 तक इतिहास का उल्लेख किया गया। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उराव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। इसी तरह देख लेते हैं, चितरंजन दास की अध्यक्षता में 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में संथाल जनजाति ने भाग लिया था। संथाल के प्रमुख नेता रहे ताना भगत ने गुलाब तिवारी के नेतृत्व में भाग लिया था। हालांकि इस 37वें कांग्रेस अधिवेशन में संथाल के अलावा उराव, खगड़िया आदि कई जनजाति 800 से भी अधिक किसानों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है एडवोकेट ऑफ इंडिया, तो एडवोकेट ऑफ इंडिया जो है दुर्गा बसु के द्वारा किया गया है। एडवोकेट ऑफ इंडिया कौन? दुर्गा बसु, दादा भाई नरोजी नहीं। पत्र है एडवोकेट ऑफ इंडिया। उसके बाद है यंग इंडिया, तो यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है, ये बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन गलत है। इंडियन स्पेक्टेटर जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो वेलेंटाइन सिलोर के द्वारा किया गया था इसका पत्रिका का प्रकाशन, इंडियन स्पेक्टेटर। इस प्रकार सी भी गलत है, गलत कथन का हमें चयन करना है, ए और सी जो है गलत है। इसी तरह देख लेते हैं, एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गा दास बसु है। इंडियन स्पेक्टेटर के लेखक वेलेंटाइन चिरोल है। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, बहुत बार पूछा जा चुका है। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किनके द्वारा कहा गया था? तो वेलेंटाइन चिरोल के द्वारा। यंग इंडिया गांधी जी ने गुजराती भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किया गया था? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। इसी तरह देख लेते हैं 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की पहल पर किया गया था। इसके स्थापना में से ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव का समावेश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें जो है बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एंड चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
इस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो चौकीदारी कर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जो उन्होंने इनकार कर दिया था बिहार के लोगों ने। इसी तरह देख लेते हैं, अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव व समर्थन में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इसी क्रम में दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, चंपारण, पूर्णिया, मुंगेर, पटना सहित अन्य जिलों में चौकीदारी कर बंदी को एक आंदोलन के रूप में चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही गांधी जी के नमक कानून तोड़ने से प्रभावित होकर कुछ नेताओं ने चंपारण और सारण में जिलों में नमक मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून उल्लंघन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वायोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो वायोवृद्ध महिला के रूप में अरुणा असफ अली विख्यात थी। इसी तरह हम देखते हैं, भारत की प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी में से एक अरुणा असफ अली भी थी, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की वायोवृद्ध महिला के रूप में जाना जाता था। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में 1930, 1932 और 1941 में जेल जाना पड़ा था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व दिया था। इस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था। तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में पूना में किया गया था। इसी तरह देख लेते हैं, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास से होम रूल लीग की शुरुआत किया था। इस आंदोलन का समान उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लीग जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी तथा एनी बेसेंट की लीग ने देश के बाकी हिस्सों में काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कराजी क्या थे? संबंधित थे। राहुल सकृत्यान संबंधित थे और सजानंद सरस्वती भी संबंधित थे। इस प्रकार ए, बी और सी तीनों जो है संबंधित थे। इसका आंसर जो होगा उपयुक्त एक से अधिक। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका यमुना कराजी, राहुल सकृत्यायन और स्वामी सजानंद सरस्वती के प्रयासों से निकाला गया था। राहुल सकृत्यायन इसके संपादक थे। स्वामी सजानंद सरस्वती जो है इस पत्रिका के प्रमुख प्रकाशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ह्यूरोज के द्वारा यह कथन कहा गया था। इस कथन को बहुत एग्जामों में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, इसे आप ध्यान रखिए। ह्यूरोज के द्वारा कहा गया था झांसी की रानी के बारे में। अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कहते हुए श्रद्धांजलि दिया था, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों के एकमात्र मर्द थी। ज्ञात है कि 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची को 1 से 2 से मिलान करना है। मिलान करते हैं तो इसमें दिया गया है कि गरीबी हटाओ नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो लोकतंत्र बचाओ का नारा जो है वो जनता दल के द्वारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा, लोकतंत्र बचाओ जनता दल के द्वारा। जोतने वालों की भूमि जो है वो वाम मोर्चा के द्वारा दिया गया था। उसके बाद तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा जो है वो एनटी रामाराव के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। विशेष अध्ययन देख लेते हैं ताकि दोबारा हमें रिवीजन हो जाए। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा, लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता दल के द्वारा, जोतने वालों की भूमि वाम मोर्चा के द्वारा, तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराव के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो यह ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी निर्मित हुआ था। 1920 के पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920 ये भी निर्मित हुआ था। द कम्युनिटर्स ये भी लिखा गया था। इस प्रकार तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इसी तरह देख लेते हैं रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव से साम्यवाद का यूरोप, पूर्वी व दक्षिणी एशिया तक प्रसार बढ़ा। इसी के फलस्वरूप ब्रिटेन के साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। साथ ही मॉस्को में 1919 में द कम्युनिटर्स व पूर्व के लोगों का 1920 में सम्मेलन होना इसी का परिणाम था। नेक्स्ट है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? यह जो है दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा कहा गया था कि अपनी राष्ट्र की पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहारों की प्रमुख भूमि कौन सी थी? तो खेतिहारों की प्रमुख भूमि राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन, बिल्कुल सही है। राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन ये भी सही है। वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहारों का प्रवेश खोलना ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार उपयुक्त में से एक से अधिक बिल्कुल सही दिया गया, ऑप्शन डी होगा। इसी तरह देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग में राजस्व कमी करना, बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार किया जाना था। आदिवासी खेतिहारों ने वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चरने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोंटेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज में प्रस्तावित किया था। इसी तरह देखते हैं, फ्रांस के दार्शनिक मोंटेग्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मोंटेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो नवीनीकरण का मुख्य कारण जो है वो कौन सा है? तो विस्तारित खेती की मांग को पूरे करने के लिए भूमि को उन्नत करना। इसी तरह देख लेते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही बढ़ती जनसंख्या, भारी भोजन की मांग, वाणिज्यिक फसल और लकड़ी का उत्पादन निर्वनीकरण के अन्य कारण थे। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षित रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। यह अनुसंधान और विश्लेषण विंग के द्वारा उसका कथन है। इसका किसका आदर्श वाक्य है? तो द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का रिसर्च क्या है? आदर्श वाक्य है। इसी तरह देखते हैं, धर्मो रक्षित रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। यह वाक्य भारत के अनुसंधान और विश्लेषण विंग का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो ये जो है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, जो गुजरात में हुआ था। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में गुजरात के बारदोली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जहां प्रांतीय सरकार के किसानों के लगान 30% की वृद्धि कर दी गई थी। इसी आंदोलन के पश्चात उन्हें सरदार की उपाधि दिया गया। इसके अतिरिक्त 1918 में हुए खेड़ा सत्याग्रह में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1918 में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया है। नेक्स्ट है,
भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया? तो मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है मंदी ने भारतीय खेतीहारों, किसानों, आयात और निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया था। ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार उपयुक्त में से एक से अधिक कथन जो है सही है। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। मंदी उस आर्थिक नीति को कहते हैं जहां लोगों की क्रय शक्ति घट जाती है। 1929 ईस्वी के प्रारंभ में वैश्विक महामंदी का असर विश्व समेत भारत पर भी पड़ा। महामंदी काल के दौरान तत्कालीन ब्रिटिश भारत को वैश्विक व्यापार में 47% तथा निर्यात में 49% की गिरावट दर्ज किया गया। महामंदी का सर्वाधिक असर जो है किसानों, काश्तकारों पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदर्श की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष में निर्मित हुआ था? तो यह जो 1992 ईस्वी में निर्मित हुआ था। विशेष अध्ययन देखते हैं। 13 अगस्त 1990 ईस्वी को भारत के क्रमिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने के मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के प्रावधान हेतु कार्यालय आदेश जारी किया। इस आदेश को इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में चुनौती दिया गया। अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने 1992 ईस्वी में भारत सरकार के उक्त आदेश को वैधता प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान है? तो 32% का अंशदान है। इसी अध्ययन देख लेते हैं। एगसन मेडिसन प्रतिष्ठित ब्रिटिश अर्थशास्त्री जो आर्थिक वृद्धि और विकास के माप एवं विश्लेषण के विशेषज्ञ थे। इन्होंने अपनी पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरियल स्टैटिक्स में कहा कि भारत प्रथम शताब्दी में भारत की जीडीपी जो है विश्व के कुल जीडीपी का 32.9% है थी तथा 1000 ईस्वी में 28% एवं 17वीं में 24% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तरफ नारी कल्याण अधिनियम दिया गया, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया, इसे हमें मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। विशेष विवाह अधिनियम जो है कब आया था? तो विशेष विवाह अधिनियम जो है 1954 ईस्वी में आया था। दहेज निषेध अधिनियम जो है कब आया था? तो दहेज निषेध अधिनियम जो है 1961 ईस्वी में आया था। इस प्रकार दहेज निषेध अधिनियम 1961 ईस्वी में आया था। समान प्रश्रमिक अधिनियम जो है कब आया था? तो समान प्रश्रमिक अधिनियम जो है 1976 ईस्वी में आया था। लास्ट दिया गया है कि नारी अवशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है कब आया था? तो 1986 ईस्वी में आया था। विशेष अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि अच्छा से रिवीजन हमें हो जाए। दोबारा इसका आंसर जो है ए बिल्कुल सही है। विशेष अध्ययन की ओर देखते हैं कि विशेष विवाह अधिनियम जो है 1954 में हुआ था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में हुआ था। समान प्रश्रमिक अधिनियम 1986 में हुआ था और नारी अवशिष्ट प्रतिनिधित्व 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो यह जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार पहले स्वीकार कर लिया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारों का संरक्षण पहले स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। विशेष अध्ययन देखते हैं। भारत की संविधान सभा का निर्माण होने से पूर्व ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर समस्त नेताओं की सहमति बन चुकी थी, जिसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात शामिल है। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। जिस प्रकार आप छोटे बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं, छोटे यूट्यूबर्स को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं बेहतर कंटेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री
इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 8th सेंचुरी किसने लिखा है? तो यह जो है धर्मपाल के द्वारा लिखा गया है। इसी तरह देखते हैं द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 8th सेंचुरी पुस्तक को धर्मपाल ने लिखा है। धर्मपाल भारत के महान गांधीवादी विचारक, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक थे। धर्मपाल का जन्म 1922 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कांधला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे अविश्वासित करता है? तो यह जो है व्यक्ति की गरिमा को अविश्वासित करता है, यह देश की एकता और अखंडता को अविश्वासित करता है। इस प्रकार उपयुक्त में से एक से अधिक बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना या एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व मुख्यतः दो बातों को अविश्वासित करता है, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता। नेक्स्ट है इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? यह जो है एन.बी. रमन्ना के द्वारा कहा गया था। विशेष अध्ययन देखते हैं भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। उपयुक्त कथन जो है एन.बी. रमन्ना के द्वारा कहा गया है। ये भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, नियुक्ति, शक्तियां, प्रक्रिया आदि से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो ऑक्सीजन है, भू रासायनिक चक्र नाइट्रोजन भी है, जबकि फास्फोरस नहीं है। विशेष अध्ययन देखते हैं फास्फोरस चक्र पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, क्योंकि फास्फोरस चक्र लंबी व छोटे अवधि के होते हैं। यह कोशिका विकास में एक आवश्यक तत्व है। गैसीय चक्र में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि जैसे गैस शामिल है। फास्फोरस औषधि जैसे भू रासायनिक चक्र है। इसके अनुसार फास्फोरस की गति स्थल मंडल, जल मंडल एवं जैव मंडल में होती है तथा इसमें प्रमुख भंडारण क्षेत्र स्थल मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो जो परिवर्तित करता है स्वयंपोषी जो है परिवर्तित करते हैं अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनी में, अब कुछ जीवाणु जो है अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनी में परिवर्तित करता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सही है। विशेष अध्ययन देखते हैं स्वयंपोषी जीव जो है पौधे, शैवाल एवं कुछ जीवाणु क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। ये जीव जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके जीव मंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका उपयोग जो होता है खाद्य श्रृंखला में अन्य जीवों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटे तरंगदैर्घ्य है? तो उच्च ऊर्जा स्तर और छोटे तरंगदैर्घ्य जो है परावैंगनी विकिरण के पास है। विशेष अध्ययन देखते हैं परावैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिसमें दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च ऊर्जा स्तर और कम तरंगदैर्घ्य होता है। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर एक्सरे और दृश्य प्रकाश के बीच स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। तो यह जो है जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। इसी तरह देख लेते हैं प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती मात्रा में खाद्य श्रृंखला में गैर बायोडिग्रेडेबल कीटनाशकों के संचय को जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। कीटनाशकों के आवेशों जैसे गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थों को जीवों द्वारा पचाया नहीं जा सकता, इसीलिए वे भोजन के साथ अगले कोशीय स्तर में भी चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जनसंख्या की वहन क्षमता जो है सीमित संसाधन के द्वारा
निर्धारित किया जाता है। इसी तरह देखते हैं जब जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है और फिर धीरे धीरे रुक जाती है तो ऐसी स्थिति को पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता कहते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र के सीमित संसाधनों द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो मेथेमोग्लोबिनिया जो है वो नाइट्रेट दूषित पानी पीने से होता है। इसी तरह देखते हैं मेथेमोग्लोबिनिया जो है नाइट्रेट में उच्च पानी और सब्जियों के सेवन नाइट्रेट युक्त रसायनों के संपर्क में आने से होता है। जो नाइट्रेट के उच्च स्तर के साथ पानी पीते हैं या नाइट्रेट दूषित पानी से बने खाद्य पदार्थ खाते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर स्वास्थ्य हानि विकसित कर सकते हैं। शरीर को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। इसी तरह देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशीय होता है तथा सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से खाद्य निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो और भी वीडियो अपलोड किए गए प्रीवियस ईयर के प्राइमरी टीचर के क्वेश्चन को आप उसे जाकर जरूर देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? तो पारितंत्र का संगठक जो है जंतु है, पादप है और सूक्ष्मजीव है। इस प्रकार उपयुक्त में से एक से अधिक। इसी तरह हम देखते हैं पारितंत्र के दो घटक है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में हरे पेड़ पौधे उपभोक्ता घटक शामिल होते हैं, जबकि अजैविक घटकों में वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा इत्यादि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो लैंडफिल से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। लैंडफिल से मीथेन गैस उत्पन्न होता है, सूत्र होता है CH4। लैंडफिल जो है अपशिष्ट पदार्थों को दफनाने के लिए बनाए गए बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए एक विस्तारित भंडारण क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया द्वारा गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन सल्फाइड लैंडफिल गैसें है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व पादप, हिरण और शेर करते हैं। पादप जो होता है, पादप को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा अवघटित नहीं होगा। तो पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा अवघटित नहीं होता है तो जीवाणु, मृतोपजीवी, परजीवी जो है क्या होते हैं? अवघटित नहीं होते हैं। इस प्रकार A, B और C सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ऑप्शन सही है। इसी तरह हम देख लेते हैं पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु जो है मृतोपजीवी और परजीवी क्रियाओं द्वारा अवघटित होते हैं, अवघटित नहीं होते हैं। प्लास्टिक के अवघटित होने में अनेकों वर्ष लगता है। इसके रसायन आसपास के परिवेश में घुलने लगते हैं तथा समय के साथ छोटे छोटे घटकों में टूट जाते हैं तथा हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो प्राइमरी टीचर के सभी क्वेश्चन को अपलोड किया गया। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट बाय शिफ्ट मेल फीमेल जो भी क्वेश्चन पूछे गए सभी को अपलोड किया गया। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल है। तो सौर सेल शामिल है, पवन चक्कियां जो है शामिल जो कार्बन उत्सर्जन वृद्धि नहीं करता है। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक कथन जो है सही है। विशेष अध्ययन देखते हैं। अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। अक्षय ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय बायोमास, जैव अवशिष्ट तथा जल विद्युत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। तो आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को
आहार जाल कहा जाता है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में बहुत अंतर होता है। सामान्य प्रत्येक जीव दो या दो से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं के अनेक प्रकार के आहार बनते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखांबित होते हैं तथा शाखांबित श्रृंखलाओं का जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो कितना प्रतिशत जो है ऊर्जा करता है? तो ये जो है 2% प्रतिशत ऊर्जा जो है क्या करता है? परिवर्तित करता है। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का 1% करता है, 1% करता है, 2 नहीं 1% जो है खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विशेष अध्ययन देखते हैं। स्थलीय प्राकृतिक तंत्र में हरे पौधे जो होते हैं अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो चिपको आंदोलन को मजबूती जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में मिला था। उनके नेतृत्व के कारण ही चिपको आंदोलन जो है उनको मजबूती मिला था उसे। विशेष अध्ययन देखते हैं। चिपको आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? 1975 ईस्वी में उत्तराखंड में हुआ था। पर्यावरण रक्षा के लिए यह आंदोलन जो है किया गया था, वृक्षों की कटाई को बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा गौरा देवी भी चिपको के नेतृत्वकर्ता थे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन से संबंधित कौन कौन थे? तो गोविंद सिंह थे, चंडी प्रसाद भट्ट थे, गौरी देवी थी, क्या चिपको आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर स्वयंपोषी मौजूद होते हैं। स्वयंपोषी जो होते हैं आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। विशेष अध्ययन देखते हैं। आहार श्रृंखला में प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर बनाते हैं। उत्पादक हरे पौधे या स्वयंपोषी प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा, द्वितीय स्तर पर मांसाहारी, द्वितीय उपभोक्ता मेढक तथा तृतीय स्तर पर मांस सांप शामिल होते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार 17 क्वेश्चन से लेकर 104 क्वेश्चन तक जो है वो जीके जीएस थे, जिसे हमने सॉल्व किया था। अब उसके बाद जो है फ्रेंड्स 105 से लेकर 120 नंबर क्वेश्चन तक जीके जीएस के साथ मैथ दिए गए हैं, रीजनिंग दिए गए, जिसे आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करके 1 से लेकर के 16 क्वेश्चन तक भी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी प्रकार 105 से लेकर के 120 तक भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इसका पीडीएफ प्राप्त करिए और इसका सॉल्यूशन करिए। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स, क्लास जो 1 to 5 के क्वेश्चन है और भी बहुत सारे डाले गए हैं, आप उसे जाकर जरूर देखें, जिससे आपको समझने में, पैटर्न को समझने में आसानी होगा कि किस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। धन्यवाद।